जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 5 कार्य ऊर्जा और शक्ति इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है, विज्ञान के दृष्टिकोण से कार्य की जो परिभाषा है उसके अनुसार बताएं कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में कार्य हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो इसका ए प्रश्न है कि उषा एक तालाब में तैर रही है। इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ, इसमें कार्य हो रहा है, तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ। अगला प्रश्न है, एक घोड़े ने अपनी पीठ पर बोझ उठा रखा है, इसमें कार्य हो रहा है या फिर नहीं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि इसमें कार्य नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है कि एक पवन चक्की कुएं से पानी उठा रही है, इसमें कार्य हो रहा है या फिर नहीं। तो लिखेंगे इसका उत्तर कि इसमें कार्य हो रहा है हाँ। अगला प्रश्न है कि एक पौधे की हरी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, क्या इसमें कार्य हो रहा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि इसमें कार्य नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद का प्रश्न है कि एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, तो इसमें कार्य हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ, इसमें कार्य हो रहा है। अगला प्रश्न है कि अनाज के दाने धूप में सूख रहे हैं, तो इसमें कार्य हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि इसमें कार्य नहीं हो रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। फिर अब इसका अगला प्रश्न है कि एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है, तो क्या इसमें कार्य हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि इसमें कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। अब इसका दूसरा प्रश्न है कि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को मेज पर किसी बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक लाया जाता है। यदि ए से बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज हो तो वस्तु पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे कि गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि यहाँ वस्तु ए से बी तक विस्थापन गुरुत्व बल के लंबवत की दिशा में हो रहा है। अगला प्रश्न है, क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है। अपने उत्तर की व्याख्या करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ, बल की अनुपस्थिति में किसी भी पिंड का विस्थापन हो सकता है। बल की अनुपस्थिति में पिंड का त्वरण शून्य होगा। पिंड एक समान वेग से गतिशील रहेगी, यानी कि वह गति करते हुए रहेगी। अगला प्रश्न है कि कोई मनुष्य किसी बोझ को अपने सिर पर आधे घंटे तक रखे रहता है और थक जाता है, क्या उसने कोई कार्य किया या नहीं। इसका उत्तर लिखेंगे कि चूंकि ऐसी स्थिति में बोझ का विस्थापन शून्य है, इसीलिए मनुष्य ने कोई कार्य नहीं किया। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में प्रत्येक स्थिति में एम यानी कि द्रव्यमान की वस्तु पर एक बल एफ लग रहा है। जैसा कि चित्र इसमें देखिए आप लोग, वस्तु का विस्थापन एस है, यानी कि वस्तु की जो दूरी है वह एस माना गया है। तो बताएं कि किया गया कार्य धनात्मक है, ऋणात्मक है या फिर शून्य है। तो इसका उत्तर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे इस वाले चित्र में किया गया कार्य शून्य होगा, और इस बी वाले चित्र में देखिए तो बल इस दिशा की ओर लग रहा है और इसका विस्थापन आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से इसमें किया गया कार्य धनात्मक होगा, यानी कि प्लस में होगा। और इस सी वाले चित्र में देखिए तो यहाँ पे यह जो बल लग रहा है वो इस दिशा की ओर लग रहा है और विस्थापन इस दिशा की ओर हो रहा है। तो जो इसमें किया गया कार्य होगा वह ऋणात्मक कार्य होगा, यानी कि ऋणात्मक दिशा में जा रहा है। तो आप लोग इसे लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर या उसका वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा किस स्थिति में अधिक प्रभावित होगी। तो देखिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा हमें पूछ रहा था, जिसको ई के द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो यह हमें बताना था कि जब हम लोग वस्तु के द्रव्यमान को दुगुना करते हैं या फिर उसके वेग को दुगुना करते हैं
तब गतिज ऊर्जा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जब हम लोग वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करते हैं तब इसका हो जाएगा 1/2 और m है तो वह दुगुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2mv²। और तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1/2 2mv² और ये 2 है जो कि नीचे वाले 2 से कटेगा यहाँ पे, तो इधर शेष बचेगा यहाँ पे देखिए mv² आ गया शेष में। या फिर जब हम लोग वस्तु के वेग को दुगुना करते हैं तब देखिए, तो यहाँ पे वस्तु को वेग को जब हम लोग दुगुना करते हैं तब 1/2m और दुगुना करेंगे वेग को तो यहाँ पे हो जाएगा 2v²। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद लिखेंगे कि 1/2m गुना 2 गुना v²। तो यहाँ पे यह 2 होगा, वह इस 2 से नीचे वाले से कट जाएगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा mv²। यानी कि दोनों ही स्थिति में चाहे हम लोग वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करें या फिर वस्तु का वेग दुगुना करें, दोनों ही स्थिति में हमारा आता है mv²। यहाँ पे देखिए mv² दोनों में आ गया और जो फार्मूला होता है वह होता है 1/2 mv²। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान या वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे दुगुना हो गया, चूंकि पहले यहाँ पे था 1/2 mv², चूंकि यहाँ पे 2 हट गया तो यहाँ पे शेष बचा mv², यानी कि यह इसका दुगुना हो गया। तो आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोग अच्छे से इसे समझ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि जब कोई चालक किसी पहाड़ी पर अपना वाहन चढ़ाता है तब उसकी चाल क्यों बढ़ा देता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि क्योंकि हम जानते हैं कि हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो गतिज ऊर्जा कमते जाती है। चूंकि वाहन नीचे स्थितिज ऊर्जा में रहने के कारण पहाड़ पर नहीं चढ़ पाता है, इसीलिए वाहन की चाल को तेज करना पड़ता है। प्रश्न है कि मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करता है, कारण बताएं। इसका उत्तर लिखेंगे कि पिंड ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती जाती है। यानी कि जब वह वस्तु एक जगह पे स्थित था तब तो उसमें स्थितिज ऊर्जा था, लेकिन वह जैसे ही नीचे की ओर गिरती है तो उसमें गतिज ऊर्जा रूपांतरण होने लगती है। अगला प्रश्न है कि जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं और इसे हिलाने में असफल हो जाते हैं तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ, इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी कि रूपांतरण होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। हमारे द्वारा व्यय की गई ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, यानी कि हमने जितना भी कार्य किया वह सारी ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। 10 नंबर प्रश्न है कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जाओं के रूपांतरण होते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारी पेशियों में संचित रासायनिक ऊर्जा पेडल को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है और फिर इस ऊर्जा से साइकिल के चक्कों को गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न है कि एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि बैटरी में रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है, जब बल्ब जलता है तो वही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में और फिर यह विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बदलता है। प्रश्न है कि जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक ओर ले जाकर छोड़ते हैं तो यह दोलन करने लगता है, इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तन की चर्चा करें। गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है, अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि जब सरल लोलक का गोलक निर्वात में दोलन करता है तो स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण होता रहता है।
परंतु गोलक की कुल यांत्रिक ऊर्जा अर्थात उसके स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग हमेशा नियत रहता है, यानी कि एक ही रहता है। यह होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार। परंतु जब गोलक वायु में दोलन करता है तो दोलन के क्रम में वायु से घर्षण के विरुद्ध कार्य करते करते उसकी ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होती जाती है और अंततः कुछ समय पश्चात गोलक विराम की अवस्था में आ जाता है। अब इसका लास्ट 13 नंबर प्रश्न है कि कार्य शक्ति और ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करें। तो ये देखिए यहाँ पे कार्य का है, तो लिखेंगे कि जब कोई वस्तु किसी बल के प्रभाव के अधीन चलती है तब कार्य संपन्न हुआ कहा जाता है। यदि वस्तु पर आरोपित बल F हो और वस्तु द्वारा किया गया कार्य की दिशा में तय की गई दूरी s हो तो संपन्न किया गया कार्य होगा W इक्वल टू F इंटू एस। अब उसके बाद हम लोग ऊर्जा का लिखेंगे कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और फिर शक्ति था तो शक्ति का लिखेंगे कि प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को ही शक्ति कहते हैं। या फिर शक्ति का यह भी लिख सकते हैं कि कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। अब इसका दूसरा अंतर लिखेंगे कि कार्य और ऊर्जा के मात्रक जूल होते हैं, यानी कि कार्य और ऊर्जा होता है, इन दोनों का मात्रक जूल होता है, परंतु शक्ति का जो मात्रक होता है वह वाट होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। यदि आप लोगों को इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का भी हल चाहिए तो आप लोग इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।